हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक अच्छा क्वेश्चन। A solid cylinder of mass small m wrapped with an extensible light string and is placed on the rough inclined plane as shown the figure. The frictional force acting between the cylinder and inclined plane is the coefficient of static friction 0.4। तो देखो ये फिगर मैंने बना रखा है। तो देखो सबसे पहले सोचो कि ये प्योर रोलिंग करेगा या नहीं करेगा। सोच के बताइए आप, अगर प्योर रोलिंग करेगा तो इसमें ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होना चाहिए और ये ऐसे घूमना चाहिए, ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसा। लेकिन सोचिए अगर ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, अगर ये सोचिए ऐसे घूमेगा तो आपको नहीं लगता कि जो ये रस्सी है, स्ट्रिंग है, ये इस पर लपेटती जाएगी और इस स्ट्रिंग की लेंथ घटेगी, जो कि पॉसिबल नहीं। नीचे गिरेगा, अगर नीचे गिर रहा है तो ये रस्सी इस पर लपेटेगी तो स्ट्रिंग की लेंथ तो घटेगी, तो नीचे कैसे गिर सकता है? नीचे गिर ही नहीं सकता। और गिर नहीं सकता तो इस प्योर रोलिंग की कंडीशन में तो ये अगर आगे चल रहा है ऐसे, तो ये वैसे होना चाहिए कंटिन्यूसली। प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है? ए बराबर आर अल्फा फिक्स सरफेस पर। फिर ये सेटिस्फाइड नहीं होगी क्योंकि ऐसे तो घूम नहीं सकता, क्योंकि अगर इस घूमेगा तो ये स्ट्रिंग की लेंथ घटेगी और लेंथ घटेगी, इस पर लपेटती चली जाएगी स्ट्रिंग, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो प्योर रोलिंग तो हो ही नहीं सकती। या तो अब ये इस जगह पर स्लिप कर रहा है या रेस्ट में भी हो सकता है, तो चेक करना पड़ेगा स्लिप कर रहा है या रेस्ट में रहेगा। ये चेक करेंगे, उसके बाद ही हमें मालूम पड़ेगा कि आपका फ्रिक्शन स्टैटिक है या काइनेटिक है। भाई रेस्ट में रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और अगर मोशन में होगा तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तो अब उसे कैसे पता करें कि रेस्ट में है या चल रहा है? तो देखो यहाँ एक पक्का है कि टेंशन होगा टी। अगर इसका एफ बी डी बनाएं तो एक एम जी होगा इधर ऐसे, और इस एम जी के कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट तो ये आता है और एक कंपोनेंट ये आता है। ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होता है। इसका कंपोनेंट करें तो ये एम जी कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 2 1/2। एम जी कॉस 60 डिग्री लिखा है, कॉस 60 की वैल्यू इतनी होती है। एम जी साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एम जी। ऐसे अगर यहाँ पर रिक्वायर फ्रिक्शन कंसीडर कर लें कि एफ है, हमें नहीं मालूम कितना फ्रिक्शन है, तो मान लो दिस इज अ रिक्वायर फ्रिक्शन, है ना। क्या करने के लिए? ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है। अगर मान लो अगर बॉडी मान के देख लेते हैं पहले, इज एट रेस्ट, तो बॉडी को रेस्ट में रहने के लिए कितने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत है उसको निकालते हैं। पहले कितने की जरूरत है उस फोर्स को निकालते हैं। अब निकालें कैसे? रेस्ट में रह रही है बॉडी, तो नेट ये वाला फोर्स इन दोनों को बैलेंस करेगा। अभी मान नहीं है ये, ऐसा नहीं कि बॉडी रेस्ट में है, चेक करने के लिए कि अगर अब बॉडी रेस्ट में रहती है तो कितने फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत पड़ेगी, वो जरूरत कितनी पड़ेगी वो चेक कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए √3/2 एम जी इक्वल टू टी प्लस एफ बैलेंस कर लेगा अगर रेस्ट में है तो। एक दूसरा यहाँ इक्वेशन कहाँ से लाएंगे? टॉर्क की। तो देखो अगर हम यहाँ पर टॉर्क देखें तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, और अगर हम इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बनाएं तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास से जिस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं उस पर लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर करते हैं, वो आर परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर किया, दिस इज आर परपेंडिकुलर, जो कि रेडियस के बराबर है। अब इसकी डायरेक्शन अगर चेक करें ना हम, तो डायरेक्शन जो आएगी टॉर्क की वो ऐसे आएगी। दैट मीन्स ये वाला जो है इस बॉडी को इधर घुमाएगा, ये टॉर्क, है ना, और इधर घुमा रहा है। और डायरेक्शन किधर आ रही है टॉर्क की? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आर क्रॉस ऑफ करिए, नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है टी का टॉर्क। तो इसका टॉर्क जो आ रहा है नेट रेस्ट में, तो नेट टॉर्क तो 0 होगा। अबाउट द सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं, अबाउट सेंटर ऑफ मास ये 0 होगा। हम पहले टी का टॉर्क लिखें तो टी इंटू कैपिटल आर, और डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एफ का टॉर्क लिखें तो इसके लिए भी आर परपेंडिकुलर हो गया, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हो गई। और यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो आर क्रॉस एफ करें तो आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन ऊपर आ रही है, ऐसे घुमा रहे हैं, और ये घुमा के जर रहा है, ये इसको इधर घुमा रहा है उल्टा। तो देखो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहे हैं ये।
इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है तो इसका टॉर्क होगा कितना, पहले F इंटू आर, और ये ऊपर की तरफ है बराबर 0। तो एक काम करते हैं, नीचे की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो और ऊपर की डायरेक्शन को आप नेगेटिव मान लो, उल्टा भी कर सकते हो आप। तो मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया, इसको नेगेटिव। यहाँ से देखेंगे तो R से R कट जाएगा और T इज इक्वल टू F आएगा, और यहाँ रख देंगे तो 2F, T की वैल्यू F पुट कर दी, इक्वल टू √3/2 mg, दैट मीन्स 1.732 डिवाइड बाई 4 mg। अगर हम इसमें 4 का इसमें डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.433 mg। ये रिक्वायर फ्रिक्शन आ गया आपका। क्या कर दिया, ये F निकाल लिया हमने, ठीक है। रिक्वायर फ्रिक्शन इतना आ गया है ना, इतना हमें चाहिए स्टेशनरी रहने के लिए, लेकिन अवेलेबल कितना है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की तो रेंज होती है 0 to FS मैक्सिमम, इतना अवेलेबल होता है यहाँ पे, इसकी रेंज होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। इतना तो चाहिए क्या करने के लिए, रेस्ट में रहने के लिए। अब इतना अवेलेबल है, प्रेजेंट है हमारे पास या नहीं, वो चेक करते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज लिखी मैंने, और इसे लिखते हैं हम कितना, μs इंटू एन। तो 0 FS लेस देन μs की वैल्यू है 0.4, और n देखें तो ये जो n है ना, n का तो टॉर्क 0 होगा। बहुत से बच्चे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया मैंने इस बात पर। n का √3/2 mg का और mg/2 का, इन दोनों का टॉर्क, तीनों का टॉर्क 0 होगा, क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ मास से। तो r परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा भाई। ये r परपेंडिकुलर क्या होता है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बनाइए और सेंटर ऑफ मास से उसकी परपेंडिकुलर सेपरेशन देखिए। तो n का mg/2 का और √3/2 mg का, इनकी तो लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से जा रही है, तो इनका टॉर्क 0 होगा, इसीलिए नहीं लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब n की वैल्यू क्या बैलेंस करेगा, तो n इसको बैलेंस कर रहा है, तो n की वैल्यू तो कितनी है, mg/2। ऐसे मोशन थोड़ी है भाई, है ना। तो n बैलेंस कर लेगा उसको, तो mg/2। तो स्टैटिक रहने की जो कंडीशन है वो 2 mg है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है उसकी, 2 mg तक रेस्ट में रह सकता है। लेकिन रेस्ट में रहने के लिए इसको कितनी चाहिए, 4.433 mg, और वो रह कितने रह सकता है, 0.2 mg तक। मतलब उसकी अवेलेबल कितनी है, प्रेजेंट कितनी है, इतनी। इसका मतलब वो स्लिप करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो रिक्वायर फ्रिक्शन है वो ज़्यादा है FS मैक्सिमम से, तो इसका मतलब आपका वो स्लिप करेगा, क्योंकि चाहिए स्टैट रेस्ट में रहने के लिए चाहिए इतना, बट है अवेलेबल इतना, तो इसका मतलब रेस्ट में नहीं रह सकता, वो स्लिप करेगा। देन काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू के इंटू एन होता है भैया, म्यू के इंटू एन होता है। और लेकिन यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं दे रखा। जब गिवन नहीं होता तो उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर ही मान लेते हैं। तो 0.4 और n की वैल्यू लिखें तो mg/2, n की वैल्यू तो mg/2 थी, ये रही। तो यहाँ से सॉल्व करें तो ये पॉइंट इसको उठा लें, 0 कर लें, 4 से करते हैं 5 बार, तो mg/5 हो गया। इस तरह इसका आंसर आना चाहिए, डी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। एक बार देख लीजिए पूरा, इसको भी देख लीजिए, ठीक है।